जी हाँ दोस्तों, गजब हो गया। एक्शन में आए आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत। तो क्या योगी से पहले जाएगी मोदी की कुर्सी? पहलगाम हमला बन गया टर्निंग पॉइंट। केशव को मिलने लगी बधाइयां। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, बीते 6 दिनों में ऐसी कौन सी स्थिति उत्पन्न हो गई जबकि पहलगाम के आतंकी हमले के बाद में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत एक नए मिशन में, नए एक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। आखिर देश में इस बीच में जबकि जाति जनगणना के ऐलान का दबाव डाला गया संघ की तरफ से, तो उसके बाद में पहलगाम आतंकी हमले के बाद में कार्रवाई होगी क्या? क्या वाकई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी जा रही है? क्या वाकई जो बीते कई महीनों से ये बातें कही जा रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये अपना पूरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे, वो अब सच होने जा रहा है? क्या जो अखिलेश यादव बार बार ये कह रहे थे कि दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई है, इस बार महाराज जी बचेंगे नहीं, क्या वाकई अब वो घड़ी आ रही है? आखिर इस बीच में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जिनको बधाइयों का तांता एक बार फिर से क्यों लगने लगा है, दोस्तों आपको विस्तार से बताते हैं। अंत तक इस वीडियो को आप जरूर देखें, आपसे यही अपील है। दोस्तों, देश संकट में है। आपके दिलो दिमाग में अलग अलग तरह के ख्याल आ रहे होंगे कि आखिर क्या होगा, किस किस्म की कार्रवाई की जाएगी आतंकवाद के खिलाफ में, जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, क्योंकि हमने 26 से 28 लोगों की चीखें, उनके घर वालों की रोने की आवाज़ें हमारे कानों में गूंज रही पहलगाम में जो कुछ हुआ। मगर इस बीच में यह खबर चौंकाने वाली है कि संघ प्रमुख अब एक्टिव हो चुके हैं। वो संघ प्रमुख जिन्हें मोदी और शाह की भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा समझा था कि अब तो हम संघ से ऊपर हो चुके हैं, इसीलिए रबर स्टैंप के तौर पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बिठाए गए जेपी नड्डा ने 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त में यह कह दिया था कि साहब संघ की जरूरत नहीं है, बीजेपी को अपने दम पर जीतती है। नतीजा 330 से खिसक कर 240 पर आ गए। अब ऐसी स्थिति में संघ प्रमुख, जो कि उस लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद में फिर से एक्टिव हुए, संघ फिर से एक्टिव हुआ, और संघ जब एक्टिव हुआ तो वो बीजेपी जो कि हरियाणा में हार रही थी, तमाम मीडिया हाउसेस दिखा रहे थे, वो बीजेपी हरियाणा में जीती। वो बीजेपी जो कि लोकसभा में बुरी तरीके से महाराष्ट्र में हारी थी, वो बीजेपी विधानसभा में हार रही थी, मगर वो बीजेपी महाराष्ट्र में जीती। श्रेय संघ को जाता हुआ दिख रहा है। वो बीजेपी जो कि दिल्ली में लंबे समय के वनवास के बाद में 1998 के बाद में सत्ता के लिए तरस रही थी, दिल्ली के अंदर वो बीजेपी जीती। और कहा गया, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने श्रेय दिया कि साहब संघ ने बहुत मेहनत की है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए संघ के सामने घुटने टेके और संघ ने जमीन पर मेहनत की। उसका खामियाजा और उसका नतीजा यह हुआ कि साहब जीत मिली। मगर इस बीच में वो योगी आदित्यनाथ, जिनके ऊपर अभी तक 1-2 महीने पहले तक संघ के प्रमुख के हाथ को माना जा रहा था, अचानक ऐसा क्या हुआ कि संघ प्रमुख ने उनके सर से अपना हाथ हटा लिया, ऐसा कहा जा रहा है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जिन्हें ऐसा लग रहा था कि साहब अभी तो लंबे समय तक हम रहेंगे सत्ता में, अपनी अपनी कुर्सी पर बने रहेंगे, मगर अचानक अब उनकी कुर्सी डामाडोल हो रही है। ये कुर्सी उनके सहयोगी दलों नीतीश नायडू, जयंत चिराग शिंदे की वजह से नहीं, बल्कि कहा जा रहा कि खुद संघ और बीजेपी के बीच की बढ़ती हुई खाइयों और दूरियों की वजह से। और इस बीच में टर्निंग पॉइंट आ गया, इस बीच में हीट ऑफ द मोमेंट हुआ, और इस बीच में एक तात्कालिक कारण बना पहलगाम। दोस्तों, पहलगाम में आतंकी हमले के खिलाफ मोदी और शाह, अभी तक हम सिर्फ देख रहे हैं कि तैयारियां चल रही है, हम सिर्फ देख रहे हैं कि बयानबाजियों का दौर है, हम सिर्फ देख रहे हैं कि सांकेतिक तौर पर मैसेज दिए जा रहे हैं, मगर अभी तक कोई कदम उठा नहीं है। और इसी बीच में, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया, बताया उस शो में कि कैसे अमेरिका पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की बात करता है, भारत के साथ भारत की बात करता है, मगर उसने जो कुछ कहा उसने एक तरीके से पाकिस्तान का समर्थन करता हुआ उसकी बातों से दिखता है। इस बीच में दोस्तों, अब सबसे प्रमुख बात यह कहा जा रहा है कि संघ प्रमुख ने कमान ले ली, और संघ प्रमुख ने जाति जनगणना के ऐलान से पहले, दरअसल एक दिन पहले, संघ प्रमुख पहली बार 7 रेस कोर्स, जो पहले नाम था लोक कल्याण मार्ग का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
जहां पर होते हैं, रहते हैं, जो पीएम का आवास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई, संघ प्रमुख खुद चल करके गए मिलने के लिए और उन्होंने दो टूक शब्दों में अपनी बातें कही कि साहब इस चीज का ऐलान करिए। तत्काल प्रभाव से कैबिनेट की बैठक हुई, अगले दिन ऐलान कर दिया गया। और मैं तो सोच रहा हूं कि कैसे इस चीज का ऐलान कर पाई होगी बीजेपी, क्योंकि वही बीजेपी नितिन गडकरी जैसे लोग जिनके बारे में, जिन्हें एक सेकुलर छवि का लोग मानते हैं और जिन्हें विकास वाला नेता मानते हैं, मंत्री मानते हैं, वो भी कह चुके थे कि जो करेगा जाति के बाद उसको मारूंगा कस के लात। प्रधानमंत्री मोदी जी कह चुके थे कि साहब बिहार में आरजेडी और जेडीयू की सरकार ने कराया जातीय जनगणना, जातीय सर्वेक्षण और उसकी रिपोर्ट दी, ये तो घोर पाप किया है, क्योंकि हिंदुओं को देश में बांट करके हिंदुओं को कमजोर करने की साजिश है, क्योंकि बांटेंगे तो कटेंगे, उसी का एक्सटेंशन माना गया। मगर बीजेपी ने ऐलान कर दिया। कहा यह गया दोस्तों, अब ये खबरें देश के राजनीतिक बुद्धिजीवियों की तरफ से छन छन करके आ रही हैं कि दरअसल मोहन भागवत ने एक तरीके से दबाव डाला कि साहब जाति जनगणना के लिए ऐलान करवाइए। और चाहते ना चाहते भी बीजेपी को ऐलान करना ही पड़ा, क्योंकि दोस्तों संघ देख रहा है कि इसका फायदा किस तौर पर होगा, और संघ ये देख रहा है कि इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी मोदी और शाह की सरकार के सामने संघ का पूरा वर्चस्व साबित होना इस बात से साबित हो जाएगा। और संघ ने साबित कर दिया कि आज भी बीजेपी में पत्ता संघ की मर्जी के नहीं हिलता है। भले ये कहा जाए कि संघ एक सांस्कृतिक, सिर्फ और सिर्फ एक सांस्कृतिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका सियासत से कोई लेना देना नहीं है बीजेपी से, मगर बीजेपी तो उसकी पॉलिटिकल विंग है ना। और संघ ने यह साबित कर दिया कि अभी तक आप हमें एक तरीके से, लोकल भाषा में कहते हैं कि जूते की टोप पर रखते थे, मगर हमने साबित कर दिया कि आप हमारे हिसाब से ही चलेंगे। बड़े नेता होंगे मोदी और शाह, होगी उनकी अपनी एक्सेप्टेबिलिटी लोगों के बीच में, मगर हमारे हिसाब से चलिए। ऐलान करना पड़ा, और दरअसल ऐलान करके अब यह दर्शाया गया कि साहब अब आगे अगला जो कदम संघ ने तैयार कर रखा उसमें मोदी की कुर्सी है। मोदी की कुर्सी हिल रही है। आप देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बीच में, उनके बारे में कांग्रेस पार्टी ने एक पोस्टर भी जारी किया था कि साहब गायब नाम से एक पोस्टर, जिसको काफ़ी विवादित था, जिसमें सिर्फ एक कुर्ता पजामा जूता दिखाया गया था, सर उसमें गायब था। हालांकि बाद में कांग्रेस ने इस पोस्टर को हटाया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रेजेंस दिख नहीं रहा था। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से दिखा था कहां? बिहार में, जहां जाकर के चुनावी राज्य में उन्होंने रैली की थी। लेकिन वो दिखे फिर कहां? सेठ के साथ में दिखे। सेठ दरअसल एक टर्म है जो कि आमतौर पर मुंबई में या गुजरात मुंबई के इलाकों में कहा जाता है कंपनी के मालिक के लिए, या किसी के यहाँ भी जब आदमी नौकरी करता तो कहता है कि सेठ पैसे चाहिए, सेठ घर जाना है, सेठ ये चाहिए, सेठ वो चाहिए। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखे केरला में सेठ के मंच पर, अडानी के मंच पर, और तारीफ करते हुए ऐसे कसीदे उन्होंने पढ़े। और उन्होंने कैसे तारीफ की थी दोस्तों? उन्होंने यहां तक कहा था कि साहब गुजरात वाले तो नाराज हो जाएंगे अडानी जी से, क्योंकि गुजरात में जो पोर्ट आपने बनाया था उसके बाद केरला में जो बनाया, केरला वाला बहुत शानदार है, गुजरात वालों को लगेगा कि साहब वहां ज्यादा अच्छा बना दिया। तो ये इस अंदाज में उस सेठ की तारीफ कर रहे थे वो। और वहाँ जो कुछ उन्होंने कांग्रेस को घसीटा, राहुल को घसीटा, कैसे सुनाया पिनरई को, कैसे कटाक्ष किया शशि थरूर पर, हमने पिछले शो में आपको दिखाया। मगर इस बीच में संघ प्रमुख मोहन भागवत का जो प्लान है, लाइन ऑफ एक्शन है, उसमें यह कहा जा रहा है कि साहब मोदी साहब की जगह रिप्लेसमेंट तैयारी कर ली गई, नाम चुन लिया गया है। और इसी बीच में इस कार्यकाल के पूरा होने से पहले, 29 से पहले, बहुत पहले, शायद 25 खत्म होते होते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी पर, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कोई और शख्स विराजमान होगा। हलचल उत्तर प्रदेश में ऐसी उठी दोस्तों, क्योंकि अखिलेश यादव ये बार बार कहते रहे, जब इस बात की चर्चा भी कम थी कि साहब क्या योगी आदित्यनाथ को हटाने की हिम्मत बीजेपी या संघ करेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऐसे नारे भी लग चुके हैं पहले कि यूपी में योगी नहीं तो फिर बीजेपी नहीं, क्योंकि योगी का बैकग्राउंड संघ का नहीं है। योगी का बैकग्राउंड ठीक है, वो सांसद बने बीजेपी के टिकट पर, लेकिन बीजेपी का बहुत पुराना बैकग्राउंड नहीं है उनका, क्योंकि उनकी अपनी हिंदू युवा वाहिनी रही है। और कैसे कैसे क्लैश एक वक्त में था बीजेपी और हिंदी युवा वाहिनी के बीच में। मगर यह कहा जाने लगा कि साहब उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य को बधाइयां मिलने लगी। अब
केशव प्रसाद मौर्य क्या कुछ कह रहे हैं, किस अंदाज में योगी जी उसको ले रहे हैं, आपको बताऊंगा। मगर दोस्तों, इस बीच में संकट उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लेकर के देश की राजधानी दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के अंदर दिखाई देने लगी है। हम सब जब लोग एक साथ बैठे हैं तो जनगणना की जो बहुत पुरानी मांग थी कि जातियों को गिना जाए, जाति के आधार पर आरक्षण हो, सबका हक मिले, सबको बराबरी से उनकी आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिल जाए। मुझे खुशी है इस बात की कि आज महाराजा सुहेलदेव सम्मान स्वाभिमान पार्टी के लोग भी इस पक्ष में हैं कि जाति गणना हो और आबादी के हिसाब से उन्हें भी हक और सम्मान मिल जाए। इस लड़ाई में जहां पीडीए के लोगों का साथ दे रहे हैं, मैं एक बार फिर उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा। क्योंकि दोस्तों, जिस अंदाज में पहलगाम आतंकी हमले में सुरक्षा की चूक के बाद में छीछा लेदर सरकार की हो रही है, संघ का एक्टिव होना उसमें बहुत स्वाभाविक है। अब जब देश पाकिस्तान पर अटैक चाहता है, मोदी पर गुस्से निकाल रहा, तो उस समय जातीय जनगणना का ऐलान दरअसल संघ ने करवा करके एक तीर से कई निशाने साध दिए। अब ऐसी स्थिति में अखिलेश की जो बात मैं आपको बता रहा था कि योगी को सचेत कर रहे थे, बार बार, इस बार भी सचेत किया। जातीय जनगणना पर अखिलेश ने बीजेपी का कथित छल भी सामने ला दिया, क्योंकि संघ ने दरअसल दबाव डालकर के ऐलान तो करवा दिया, मगर अखिलेश ने कहा कि साहब सिर्फ ऐलान से काम नहीं चलेगा, साथ साथ में आप ये बात भी सुनते चले जाइए। अब ऐसे में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपने खास विधायक की बातें, जिस पर उनको यकीन होने लगा होगा, थोड़ा थोड़ा सही नजर आने लगी होंगी, जब उनके विधायक नजदीकी श्याम प्रकाश ने कहा था कि साहब अब योगी जी को दिल्ली जाना चाहिए, केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश संभालना चाहिए। सुन लीजिए। पूरे प्रदेश और पूरे देश के लाखों लोगों के दिलों पर राज करने वाले नेता हैं। अब हमारे तो मन में एक बात आती, कहो तो कह दें, हम तो चाहते हैं कि बाबा दिल्ली चले जाएं, केशव जी उत्तर प्रदेश संभाल लें। अनिश्चित मेरे मन में जो आता है वो पूरा भी होता है साथियों। ये दिन एक दिन जरूर आएगा, आप देख लीजिएगा इतिहास का। दरअसल 2027 के विधानसभा चुनाव में पिछड़ों और दलितों का वोट लेकर के 2017 के विधानसभा चुनाव में दोस्तों हमने आपको दिखाया, जब अखिलेश की सरकार गई, कैसे उस वक्त दलितों और पिछड़ों का वोट बीजेपी को मिला, 14 में लोकसभा में और 17 में विधानसभा में। मगर कुर्सी पे कैसे बिठाया गया? वो केशव प्रसाद मौर्य जो कि बीजेपी के अध्यक्ष थे। कहा गया केशव प्रसाद मौर्य बनेंगे, फिर कहा गया मनोज सिन्हा बनेंगे। अचानक योगी आदित्यनाथ को पैराशूट से लैंडिंग करा दिया गया। यानी कि वोट मिला दलितों और ओबीसी का, और मुख्यमंत्री बनाया गया किसे? ठाकुर जाति से आने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त आप देख रहे हैं। मगर अब कहा जा रहा है कि वक्त का पहिया घूमा है, और घूमे हुए वक्त के पहिए के बीच में, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य और ओबीसी का वर्ग, दोस्तों ओबीसी को किस तौर पर कम करके देश में आका जाता रहा, मगर बिहार ने जब जातीय सर्वेक्षण किया तो आंखें खुल गई। बिहार में 63% उनकी आबादी सामने आई थी, जो सर्वे किया था आरजेडी और जेडीयू की सरकार ने। और माना यह जा रहा है कि देश में भी करीब करीब 65% के आसपास में ओबीसी है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य। ऐसे में पिछली बार की कसक अभी भी लगातार चली आ रही है। ऐसे में इस बार संघ उस कसक को खत्म करना चाहता है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव को देखा संघ ने, बीजेपी कैसे खिसक करके 33 के उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके से खिसक करके डाउन हो गई थी। 43 सीटें इंडिया गठबंधन को आई, बीजेपी के पास में 33 सीटें पर आकर के अटक गई थी। यानी कि ओबीसी और दलित खिसका, तो संघ ने प्लान तैयार किया कि साहब ओबीसी और दलित को फिर से जोड़ने के लिए, क्योंकि ओबीसी और दलित का वोट एक वक्त में, खास ओबीसी में भी खास तौर पर ईबीसी, एक्सट्रीम बैकवर्ड, 70-75% एनडीए को वोट मिलता रहा। और ऐसे में संघ की तरफ से जो सुगबुगाहट है, उसमें बैठे हुए लोगों के जो नजदीकी जानकार हैं, सूत्र हैं, वो कह रहे हैं कि साहब दोनों हटाए जाएंगे। दलित और ओबीसी के वोट पर सत्ता उत्तर प्रदेश में आई है, मगर सत्ता में किसको मुखिया बना दिया गया? एक ठाकुर को, योगी आदित्यनाथ को। किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि खुद एक गाइडलाइन बना चुके थे कि कैसे 75 एज के लोगों को साइडलाइन करना है, मगर अब जबकि संघ परेशान है मोदी और शाह से, इस गुजरात लॉबी से, ये उसके लिए सटीक मौका लग रहा है कि साहब आने वाले कुछ महीनों में कुछ ना कुछ करके दोनों को साइड किया जाए। मगर
योगी से पहले मोदी की कुर्सी जाएगी। आप ये नोट कर लीजिए, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली में संघ का जो दफ्तर है झंडेवालान में, वहां से लेकर के नागपुर में जो चर्चाएं हैं, जो सुगबगाहट हैं, जिस तरीके की खबरें छन छन कर निकल रही हैं, उससे फिलहाल यही बातें राजनीतिक जानकार बता रहे हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।